कहा जी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो मैं चाहता था ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है। तुम दोनों खानदान 20 साल एक दूसरे के खिलाफ आपने लोगों को कहा कि वो कहता था जरदारी करप्ट है, वो कहता था नवाज शरीफ करप्ट है, दोनों ही चोर थे, फिर इकट्ठे हो गए हो। इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे किए, FIR किए, केसेस करो। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें गद्दार साबित किया जाए, और सबसे बुरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की फौज से हमारी और फौज की लड़ाई हो। कान खोल के सुन लो, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ होंगे, जैगम खान साहब हमारे साथ होंगे, सलमान आबिद साहब आज के पैनल का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुल्क की सियासत में एक बार फिर आर्टिकल 6 की गूंज सुनाई दे रही है। गवर्नमेंट सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी कर रही है। आज वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तजावीज़ मुरतब करके आइंदा वफाकी काबीना के इजलास में पेश करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद PTI की क़यादत पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। PTI की जानिब से इस पर शदीद रद्दअमल आ रहा है। फवाद चौधरी ने गवर्नमेंट को ये चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगा कर दिखाएं। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि इनका बाप भी इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं बना सकता। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हम ये पहला बड़ा सवाल रखेंगे। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि एक तरफ हम मुआशी अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, अब ये जो आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, एक तरह से सियासी कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है। आपके ख्याल में गवर्नमेंट इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने में संजीदा है? दुआ, इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। और अगर इमरान खान साहब पे आर्टिकल 6 या उनकी पूरी, जैसे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, एक दो और मिनिस्टर के ऊपर लगता है, तो इससे क्या मुल्क पे इंतशार होगा या नहीं होगा। आई थिंक वी ऑल शुड अंडरस्टैंड कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी। और फिर नई ये हुकूमत आई है, हुकूमत ने अभी तक अवाम के लिए कोई ख़ास नहीं किया, ख़ास सिर्फ एक कल प्राइस कम की है और बाकी महंगाई अपने काम जो कर लिए वो कर लिए, जैसे ऑर्डिनेंस साहब नैब का, फिर आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख़त्म किए, अपने सारे केसेस ख़त्म करवा लिए। तो अवाम देखें, अवाम होगी अवेयर, अब दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या हम आवाम को समझते हैं कि वो इन बातों को नहीं समझ रहे हैं? क्या हम इस वक्त चाहते हैं माहौल कंड्यूसिव इन्वायरमेंट्स हो, जिसमें अभी आपने वर्ल्ड बैंक से, उसके बाद आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से, UAE से, सऊदी अरब से, चाइना से, इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने पैसे और लेने अराउंड $10 बिलियन। उसके लिए सबसे हम बात की है कि हम मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आएँ और ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। ये चीज़ें जो हमें करने की है। मैं आई एम श्योर कि इमरान खान को पकड़ने से, अरेस्ट करने से मुल्क में अमन नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी। और उसके साथ साथ फिर समझने की बात की है कि मेरे ख्याल में भी हुकूमत PTI गवर्नमेंट विल गो फॉर अ रिव्यू ऑल्सो, कि इसको रिव्यू करेंगे। मे भी अगर रिव्यू आफ्टर बोलता है नहीं होता, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आर्टिकल 6 नॉट दैट ईजी। मैं आई स्टिल फील कि जो डिप्टी स्पीकर ने गलत किया था कि उन्होंने जो आर्टिकल 5 लगा के और उसको ख़त्म कर दिया था, दे शुड हैव गिवन टू द हाउस और डिस्कशन होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कुड नॉट नहीं इंटरफेयर करना चाहिए था। दोनों की इसमें चीज़ें हैं। और फिर जो साइफर है वो दिया गया है, डिप्टी स्पीकर ने भेजा, स्पीकर ने भेजा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा, तो कोर्ट कैन नॉट से कि हमें नहीं मिला। लेकिन स्टिल आई फील इस पर हुकूमत को बहुत ठंडे दिल से सोचना चाहिए। जो उन्होंने कमेटी बनाई है, इट शुड कैरी आउट लॉट ऑफ डेलिब्रेशंस
इसके साथ इसके ओवरऑल इसके फॉलोआउट देखेंगे, उससे मुल्क को क्या फ़र्क पड़ेगा, पीटीआई को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या उससे मुल्क में इंतशार पैदा होगा या इसके और तो इसलिए मैं आई फील कि ये हुकूमत को बहुत सोच समझ के आर्टिकल 6 की बात करनी चाहिए। आर्टिकल ये नहीं आसानी से कि आप हर एक पे लगाना है, लगा लें और 10 लोगों पे लगा लें, जितने लोगों पे लगाएंगे उतना आसान काम होगा हुकूमत का कि वो इससे अपने को क्लियर करते जाएंगे। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त नारायण सलाउन पार्टी और जो डिफेंड का वज़ीर कानून है, दे विल ऑलवेज से जी हम कानून में ये कर देंगे, बट दे सी कि नेशन को क्या इफेक्ट होता है, वो सोचने की बात है। इसलिए मेरे ख्याल में इट विल वेरी डिफ़िकल्ट और ये सोच समझ के हुकूमत को इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। सही। ज़ैगम खान साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि सोच समझ के फैसला करना चाहिए, ज़ाहिर अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो मुल्क में अमन अमान नहीं रहेगा, शेख रशीद साहब भी इस तरह से कह रहे हैं, तो एक जो ये सियासी इंतकाम की रविश है हमारी सोसाइटी में, पॉलिटिकल सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ, आपके ख्याल में ये तो फिर वही होगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी यही सब करती रही, अब ये भी यही कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब ने एक दो बातें की कि आवाम के लिए इन्होंने क्या किया, सिवाय पेट्रोल थोड़ा सा कीमतें कम की, लेकिन वो भी ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ तो इन्होंने कम की। आपको क्या लगता है इसके क्या असरात होंगे आर्टिकल 6 के? शुक्रिया दुआ। मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा कि अवाम के लिए पाकिस्तान की अशराफिया ने क्या किया, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने क्या किया, और इस अशराफिया में स्टेट की एम्प्लॉयड रियासत की मुलाजमत करने वाली अशराफिया भी शामिल है और वो अशराफिया भी शामिल है जिनको अवाम ने मुंतखब किया है। कि 70 साल के 75 साल के सफ़र के बाद आज हम वहाँ आन पहुँचे हैं कि एक आम पाकिस्तानी एक बांग्लादेशी से ज़्यादा गरीब है। हमारे तमाम सोशल इंडिकेटर्स आज बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं और बातें हम करते हैं जर्मनी की और जापान की और हॉलैंड की और कहाँ की। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आर्टिकल 6 के यूज़ की टेक्निकल बुनियाद पे भी और पॉलिटिकल बुनियाद पे भी मुखालफत करता हूँ। टेक्निकल बुनियाद पे इस वजह से कि आर्टिकल 6 जो है वो हाई ट्रीजन के बारे में है, यानी आइन को सबवर्ट कर दिया जाए, पूरे आइन को जिस तरीके से डिक्टेटर्स करते हैं, जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ पे अप्लाई किया गया, ये उस तरह की सबवर्शन तो नहीं हुई। अगरचे जो मियाँ मज़हर आलम मंदोखेल का मियाँ खेल का जो इजाफी नोट है, उन्होंने पार्लियामेंट से कहा है कि वो उसको देख सकते हैं और देखें कि क्या आर्टिकल 6 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत उस तरीके से संजीदा नहीं है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो इनको पकड़ दकड़ करना चाह रही है, बल्कि मेरी राय में वो उसी तरीके से गद्दारी खेलना चाह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, जिस तरीके से वो इमरान खान जो है वो हुकूमत के खिलाफ गद्दारी खेल रहे हैं। यानी मुल्क में जो गद्दारी का खेल एक तरफ से खेला जा रहा है, इमरान खान भी तो ये कह रहे हैं ना कि जो उनकी इत्तेहादी पार्टियां थी उनको अमेरिका ने खरीद लिया, ये तमाम हुकूमत अमेरिका की इंस्टॉल्ड है, इंपोर्टेड है और अमेरिका से आई है, बल्कि पाकिस्तान के जो सलामती के अदारे हैं वो भी बिक गए हैं और वो भी अमेरिका की हिदायत पे इस खेल में शामिल हो रहे हैं, गद्दारी का खेल कह रहे हैं ना। जी। तो ऐसे में इस फैसले से जो हुकूमत है उनके पास भी एक डंडा हाथ में आ गया है कि खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो कुछ किया गया वो 1 अप्रैल 2022 को जो कुछ किया गया वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी थी, और आइन की खिलाफ वर्जी कोई सादा बात नहीं होती, और ख़ास तौर पे जब ऐसी खिलाफ वर्जी आप जो इंतकाल इक़्तिदार है उसको सबवर्ट करने के लिए दें, अपने आप को अपनी हुकूमत को तवालत देने के लिए दें। यानी एक तरीके का आप इसको सिविलियन मार्शल लॉ कह सकते हैं कि एक सिविलियन तौर पे वो आइन के साथ खिलवाड़ करके अपनी हुकूमत को तवालत देना चाहते थे। ये सीरियस बात तो है, लेकिन यहाँ पे एक जो गैप है वो ये है कि इस तरह की आइन शिकनी की कोई अलग से कानून साजी हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो इस वक्त कानून साजी है वो सिर्फ हाई ट्रीजन वाली है। इस वक्त बेहतर होगा कि इस बात पे गुफ्तगू चलाई जाए और देखा जाए कि किस तरीके से इस तरह की जो आइन की खिलाफ वर्जी है उसके खिलाफ इक़दाम किए जा सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस माहौल को दोनों तरफ ठीक करने की ज़रूरत है। खुद इमरान साहब को भी ये गद्दारी का खेल खेलना बंद करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के पास 33% वोट थे तो 70% पाकिस्तानी उनके मुखालिफिन के भी साथ हैं। पाकिस्तान में कोई गद्दार नहीं है, पाकिस्तान में सब मुहिब्बे वतन हैं,
सब इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं। हमारे इख्तलाफात सियासी हो सकते हैं, नजरियाती हो सकते हैं, सोच का फ़र्क हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे हमारा इख्तलाफ है वो दूसरे मुल्क का एजेंट है और गद्दार है और हम मुद्दे वतन। बिल्कुल राइट, सही। सलमान आबिद साहब, आपको लगता है ये गद्दारी का खेल ख़त्म होगा? ज़ैगम खान साहब ने जिस तरह एक आइडिया दिया कि ये सोचना चाहिए कि आइन के खिलाफ वर्जी के खिलाफ कानून कौन सा है, उस पर बात होनी चाहिए, ना कि आर्टिकल 6 लगाने पर। देखिए, अगर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होती और आइन की बालादस्ती होती तो शायद इस तरह के सवालात ही ना होते। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, चाहे वो सिविलियन लीडरशिप थी या मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने मुल्क को कानून की हुक्मरानी और आइन के ताबे तो चलाया नहीं है। सब ने अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी अपनी मंशा के मुताबिक इस निज़ाम को चलाने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है। आप इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। जिन पर गद्दारी का मुकदमा बनना था जनरल मुशर्रफ के ऊपर, उसमें सबसे पहले भागने वाले जो शख्स थे उनका नाम शहबाज शरीफ था। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब की नवाज शरीफ साहब से जो राती रंजिश इसी बुनियाद पे पैदा हुई थी कि जनरल मुशर्रफ के बारे में आर्टिकल 6 ना लगाया जाए, लेकिन नवाज शरीफ और कुछ लोग लगाना चाहते थे। वहां तो ये आर्टिकल 6 लगा नहीं सके, पूरी पार्टी इसमें तकसीम हो गई। और अब वो इमरान खान जो एक पॉपुलर लीडर है, वो कोई जर्नैल तो नहीं है, एक पॉपुलर लीडर है, उसको आप पसंद करें ना करें, उसके पीछे एक लंबी लेगेसी है, उसका एक वोट बैंक है। अब आप वहां पर आके कहते हैं कि जी इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब आप ये बताइए, 13 जमाती हुकूमत है, ये 13 जमातों पे मुश्तमिल और 2 वोट के ऊपर खड़ी हुकूमत है। ऐसी कमज़ोर हुकूमत क्या इतना बड़ा फैसला कर सकती है? ये सिर्फ एक दबाव डालने का एक पॉइंट है जो इमरान खान के ऊपर प्रेशर बिल्डिंग की जाए। ज़ैगम ने बिल्कुल ठीक बात की है, चाहे वो इमरान खान की तरफ से हो रही हो और चाहे वो इधर से हो रही हो। हमें ज़रा गद्दारी के कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलकर जो पाकिस्तान के नेशनल इशूज़ हैं उसके ऊपर आना चाहिए। अब देखिए ना, नेशनल इशूज़ पे वो आए क्या, डिलीवर वो कर नहीं पाए। जितने बड़े बड़े नारे लगा के, जितने बड़े बड़े दावे लगा के, जितनी अपनी सलाहियतों का अंबार लगा दिया था, तजर्बाकारी का, सलाहियतों का, विजनरी का, इतने सारे उन्होंने नारे लगाए कि हम आएंगे तो पता नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक तो नहीं हुआ, और वो ठीक होने की बजाय उल्टा बिगड़ गया है। वो सारा का सारा जो हुकूमत की तब्दीली के बाद मंजरनामा बदलना चाहिए था पॉजिटिव, वो तो नहीं बदला। अच्छा, अब वो बदला नहीं है तो आपके पास नॉन इशूज़ हैं। और राना सनाउल्लाह साहब का तो मसला ये है कि उनको रात को ख्वाब में भी इमरान खान साहब आते हैं, किसी तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा, गिरफ्तार करने के लिए जो तरीकाकार है, कोई लाए तो सही ना कोई चीज़। कभी कोई चीज़ पकड़ लाते हैं जिसका कोई, अब ये देखें ना, वो तैयबा वाला मामला आया था और कितना शोर मचाया था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको 1.5 महीने तक हब्से बेजा में रखा गया। जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दिन कौन सा था, महीना कौन सा था, साल कौन सा था, वर्ष कौन सा था, कुछ नहीं पता था। अब अगर इस तरह की पॉलिटिक्स अगर हमने करनी है, कुछ है जी, वो कहते हैं बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है, लेकिन वहां पे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया ना जहां उनसे पूछा गया। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से इल्जाम तराशियों की जो सियासत है, चाहे वो इधर से हो रही हो चाहे उधर से, मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूं, उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। उसने पाकिस्तान के रियासती निजाम को कमजोर किया, उसने पाकिस्तान के सियासी निजाम को कमजोर किया, उसने पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को कमजोर किया। और सबसे बड़ी प्राइस अगर इस पूरे खेल की कोई पे कर रहा है वो पाकिस्तान का मजलूम तबका है, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो कोई इनकलाब नहीं आ रहा ना। उसकी जिंदगी में तो ये इस्लामाबाद की लड़ाई से, पावर कॉरिडोर की लड़ाई से उसको क्या मिलने वाला है? उसकी जिंदगी में क्या इनकलाब आने वाला है? उसको क्या रिलीफ मिलने वाला है? यानी आप अंदाजा लगाइए ना, जहां लोगों को यही नहीं पता, कोई एक बंदा आके कहता है जो पाकिस्तान का वजीर आज़म बनना चाहता है, वो कहता है कि अंडे जो है वो किलो के हिसाब से मिलने चाहिए। एक खातून जो है वो जो 43 साल पहले जिसको डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया अपना लिया को, उसको वो कहती है कि मैं तहसील बना दूंगी। ये हमारे सियासतदानों का विजन है। यानी उनको अपने ग्राउंड रियलिटीज के बारे में भी नहीं पता कि जिस मुल्क में वो वजीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, वहां के जो हकीकी मसाइल है कम से कम उसके बारे में तो वो आगाही हासिल कर ले। लेकिन क्योंकि आवाम की पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ताकत की पॉलिटिक्स है, उसमें एक दूसरे को लताड़ा जाए, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां की जाए और इसी बुनियाद पे एक नैरेटिव बिल्ड कर दे ताकि हम अपने जाती मफादात पे जो मबनी सियासत है उसको फायदा पहुंचा सके। इस वक्त तो पाकिस्तान में यही हो रहा है। आवाम का जो पूरा मुकदमा है वो डिस्कनेक्ट है इस वक्त पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से। जी जी श्योर, मैं आपको टाइम जी जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, दो तीन चीज़ें हमें ख्याल करने की है। मैं प्योरली पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है इमरान खान। जैसे भी हम कहें गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है। नंबर 2 बात है कि सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़े, नंबर 2। नंबर 3 आपको चाहिए कि इस वक्त डिलीवर करे। इमरान खान की और गलती ये है, और PMLN की, इमरान खान को चोर, डाकू, गद्दार बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आई डू एग्री विद
जैगम साहब से भी और सलमान साहब से भी। लाइक वाइज अब प्रॉब्लम ये है कि PMLN ने भी उनकी लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी है। खरबूजे को देखे खरबूजे रंग पकड़ लिया है। यू हैव टू से, इमरान को चाहिए कहे जिसने करप्शन की है उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, दैट इज़ अ डिसेंट वर्ड। बट आप ये नहीं रेडिकुल नहीं कर सकते हैं, ये लैंग्वेज एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन मुल्क को इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए, इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत के पास है इनिशिएटिव, हुकूमत सिचुएशन डिफ्यूज़ कर सकती है। अगर हुकूमत ऐसी बातें करेगी आर्टिकल, इससे हालात ख़राब होंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी लॉस होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को एक कानूनी लड़ाई को नहीं रखना चाहिए, सियासी लड़ाई को सियासी, और ख़ास तौर पर मुल्क जो है वो इस वक्त इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आवाम को डिलीवर करना चाहिए, ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हम दूसरा सवाल ये रखेंगे ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक कि इस वक्त नून लीग की हिकमत अमली मौसर है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए थे, वाज़े और तफसील से हिदायत जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी तरीके से भी इलेक्शन के मामलात पर इंतज़ामी तौर पर असरअंदाज नहीं होना है। तमाम जो एप्लीकेशन तफसील के साथ सबूत साथ लगा के शवाहिद जमा करा के कि किस तरीके से DC AC के फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं पटवारियों के पास, लंबरदारों के पास, इसी तरीके से पुलिस पर्चे काट रही है, धमकियां दे रही है, अननोन नंबर से फ़ोन कॉलें आ रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई है पंजाब असम्बली से, जो मेंबरान हैं वो कम होते जा रहे हैं। तमाम 20 हलकों से आवाज़ आ रही है, जो हवा चली हुई है, ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ इमरान खान के जलसे होते जा रहे हैं, वो एक वाज़े नज़र आता जा रहा है। तमाम सर्वेज जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाज़े कामयाबी हासिल करने के लिए जा रही है। धांधली की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद धांधली चल ही नहीं है। नाज़रीन, पंजाब के तारीख़ी ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। सियासी जमातों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान और मरियम नवाज़ अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत के लिए धुआंधार जलसे कर रहे हैं। PMLN इंतखाबी मुहिम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ का भरपूर इस्तेमाल करिए, जबकि इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन, अदलिया एस्टैब्लिशमेंट समेत इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है। आज शेख रशीद कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान एस्टैब्लिशमेंट का होगा। ज़िमनी इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा धचका लगा। लीगी MPA फैसल अकरम न्याजी का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, जबकि मोहम्मद काशिफ जाली डिग्री पर नाअहल हुए हैं, जिससे हमजा शहबाज के पंजाब असम्बली में 2 वोट मजीद कम हुए हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन नून लीग को 11 जबकि PTI को 13 नशिस्तें दरकार होंगी। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी इसमें। अब आपके ख्याल में किसकी हिकमत अमली मौसर आपको साबित होती नज़र आ रही है? जिस तरह मैंने जिक्र भी किया कि नून लीग सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पेट्रोलियम मसनूआत की रिलीफ को इस्तेमाल कर रही है, इमरान खान साहब इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ धांधली की बातें भी हो रही हैं। PTI कह रही है कि अगर आप जलसे देखें तो ये सारी सीटें PTI की हैं, नून लीग के भी यही दावे हैं। आपके ख्याल में आप किस तरह से देख रहे हैं, किसकी हिकमत अमली कामयाब होती नज़र आ रही है आपको? देखिए, इमरान खान साहब ने 2 तरह से वार किए हैं। एक तो उन्होंने ये किया कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर एक बड़ी तहरीक पैदा कर दी इन ज़िमनी इंतखाबात के बारे में और उसको एक नेशनल साथ जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन साथ साथ उन्होंने पैरेलल एक और नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि जो इलेक्शन है वो चुराया जा रहा है और इंतखाबी धांधली का पूरा जोर जो है ना उन्होंने लगाकर इलेक्शन कमीशन को काफ़ी, जिसे कहते हैं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश किया है। यानी उनके सामने जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, ना जीते तो उनके पास एक पूरा बयानिया है इंतखाबी धांधली का, जिसको जवाब बनाकर वो फिर मैदान में दोबारा उतरेंगे और माजराई पैदा करने की कोशिश करेंगे, नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे और वही पुराना जो राग है कि हमारे यहाँ इंतखाबात में धांधली होती है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की पोजीशन ये है कि उसको सिर्फ 9 वोट चाहिए थे, जैसे अब आपने कहा कि अब 11 चाहिए, तो वो भी एक मुश्किल पोजीशन के ऊपर है क्योंकि बाज़ हलकों में उसे काफ़ी मुज़ाहमत का सामना है। वो जो मुनहरिफ अरकान है उस हवाले से उनके पार्टी के जो अपने लोग हैं वो भी उस तरह से मोबिलाइज नहीं हो रहे, उनकी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। वजीरों को पहली दफ़ा हमने देखा कि उनसे इस्तीफे लिए गए, उनको टारगेटेड लगा के भेजा गया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। फिर जो इलेक्शन कमीशन का पूरा रोल, देखिए, पहली बात तो ये कि ये पहला बाई इलेक्शन नहीं है जिसमें हम इंतखाबात की शफाफियत का रोना रोएंगे। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की जो बेज़ाब्तगियां हैं,
बेकायदगियाँ हैं, धांधलियाँ हैं, वो सारी की सारी हर इलेक्शन में ज़ेर बहस आती हैं। और हारने वाले कोई भी ऐसा कोई जमात ऐसी नहीं है जिसने इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया हो। तो ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन का देखिए ना, मैं आपको मिसाल बताता हूँ। मरियम नवाज जंग गई तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जा रही थी, सारी की सारी गाड़ियाँ सरकारी तरीके से जा रही थी। क्या इलेक्शन कमीशन ने कर लिया? मुल्तान के हल्के में और पिंडी के हल्के में उम्मीदवारों को जानिब से मोटरसाइकिलें और वोट लेने की बातें, वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियोज आई, वायरल हुई। इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया? कल पता चला कि फौज शुबगान जो है माशाल्लाह वो भी वोटर फहरिस्तों के अंदर शामिल हो गए हैं, जिसका इतराफ खुद इलेक्शन कमीशन ने कर लिया कि हमसे एरर हुआ है, गलती हुई है। ये तो हमारा इलेक्शन कमीशन का हाल है। आप जनरल इलेक्शन की बात करती हैं, आप 20 नशिस्तों की बात करती हैं। NA 240 का जो कराची के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन की सलाहियतें खुलकर सामने आई हैं। तो बहुत से मसाइल इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हैं इस पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार तो है नहीं, शफाफ तो है नहीं। अच्छा ये छोड़ दें, इमरान खान का नैरेटिव, हो सकता है इमरान खान जो है वो जज्बाती तौर पर से गलत बात कर रहे हो। कल कराची में हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के अमीर है कराची के और वहाँ मेयर के मुतविका उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी ने इल्ज़ाम लगाया कि पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन सिंध में पीपल्स पार्टी ने यकमाल बनाया हुआ है। ये एक अजीब ही मखमसा है कि जिस पार्टी की हुकूमत होती है वो इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की बजाय उसको अपना यरगमाल बना लेती है, अपनी मर्जी से चलानी चाहती है। अब इलेक्शन कमीशन ने चीफ आज तरदीद की है कि जी जितने भी इल्जामात लगाए हैं इमरान खान ने गलत लगाए, और साथ ये कहा कि सियासतदानों से तो मुलाकातें होती रहती हैं। वो भाई सियासतदानों से मुलाकातें करनी है तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में होनी चाहिए ना। ये लोगों के घरों में छुप के जो मुलाकातें होती हैं और जिसके बारे में फिर इलेक्शन कमीशन ने कोई तरदीद नहीं की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ये मसला सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं है। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे उन इलेक्शनों के अंदर मनूवरिंग जो है वो होती है, सियासी इंजीनियरिंग हम देखते हैं वो भी नजर आती है। तो इसलिए ये कहना कि ये कोई बड़े शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये ऐसे ही एक जैसे कहते हैं ख्वाब होता है जो हम पाकिस्तानी देखते हैं कि शायद इंतखाबात शफाफ हो सकेंगे। इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद आप ज्यादा महाजराई देखेंगे हुकूमत में और अपोजिशन के दरमियान इन इंतखाबी नताइज को बुनियाद बनाकर। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए अगर इदारे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह सलमान आबिद साहब ने जिक्र भी किया, इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रही हूँ, सब सियासी जमातों को होते हैं और ख़ासतौर पर जो हार जाती है जमात उसको तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान भी डस्का धुंध आपको याद होगी ज़िमनी इलेक्शन में। अब आपके ख्याल में अब इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ रिलीफ, पेट्रोल मसनूआत में रिलीफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखकर ये जो इंतखाबी मुहिम की जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब मुकाबला बड़ा टफ नज़र आ रहा है, PTI 13 और नून लीग 11। आपको क्या लगता है क्या माहौल बनने जा रहा है? दुआ इसमें ये एक बात तो अहम ये है कि इमरान ने जो नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या ये जो टेम्प्रेरी प्राइस बढ़ाई है अपने इलेक्शन के लिए, इट विल नॉट मैटर मच, जो मेरा अपना एनालिसिस है। लेकिन ये बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का टेस्ट है और ये लिटमस टेस्ट है कि वो कितने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाते हैं। पूरे पाकिस्तान की नज़रें इसके ऊपर हैं, पूरे पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिस्टम इसके ऊपर है और इसके साथ जुड़ी आपकी जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इसके साथ जुड़ी है। इसलिए ये मैं बात करता हूँ। और इमरान साहब की एक गलत बात है कि जो बार बार एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस इलेक्शन। यहाँ पर इलेक्शन में या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेकेंड इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग मैटर करते हैं। ये क्या करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट का काम कहाँ से आ गया? आपको फौज मांगती है, फौज खड़ी होगी, क्विक रिएक्शन फोर्स कहीं बैरिकेड के भाग रहा है, तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है तो फौज आ जाएगी, बाकी फौज का कोई काम नहीं है। लेकिन ये मुल्क के लिए बहुत अहम है और यही वजह थी मैं बार बार कहते चले आपने EVMs को जनरल इलेक्शन में ख़त्म कर दिया, कम से कम यहाँ पर 2-4 हल्कों में तो ट्राई करते। जो आपके 2014 के जो ड्राफ्ट था उसमें PMLN के वक्त में डिसाइड हुआ था कि पायलट प्रोजेक्ट लिया जाएगा। वाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पायलट प्रोजेक्ट ये 24 से जो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लिया ताकि पता चलता। सो देखिए बाइस्ड होना इलेक्शन कमीशन के, इस पर तो मुझे कोई डाउट नहीं है। डस्का का इलेक्शन हुआ, 20 पोलिंग स्टेशन धांधली हुई, पूरा डिस्के का इलेक्शन करा दिया। उसके बाद से लेके चाहे वो आपने सेनेट का इलेक्शन होना था, उसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि डिवाइज अ वे टू हैव अ फेयर एंड फ्री ट्रांसलेक्शन, कुछ नहीं किया। आपने मुखालफत वहाँ पर भी की कि जी ये ऐसे बैलेटिंग होनी चाहिए, वो तो हर जगह पर इन्होंने मुखालफत की है। अब अगर इमरान खान ने ये कहा कि आप मिलते हैं जाके, देन यू शुड क्लैरिफाई कि कहाँ मिले हैं आप। उनके वहाँ पर डायमंड में जाके मिले हैं,
या पंजाब हुकूमत में जाके मिले हैं या वो आके आपको इलेक्शन कमीशन में मिले हैं। इलेक्शन कमीशन में मिले तो बिल्कुल आबिद साहब ने बात ठीक है कि वहाँ दे कैन ऑलवेज कम पुट अक्रॉस ए पॉइंट ऑफ व्यू एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन इस तरीके से इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आइंदा के 1-1.5 साल इलेक्शन जब तक नहीं होता, जब तक के लिए ये बहुत ही अहम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पंजाब में जिसका मैंडेट हो ही शुड कम, चाहे वो पीपल इसका PMLN का हो या PTI का हो। लेकिन इसमें कोई भी इसमें गलत नहीं करें, इसमें गलत बात नहीं करें, धांधली नहीं करें। इससे इतने हालात ख़राब होंगे कि मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, आप देखें अल्लाह ना करे ऐसी बात हो कि 2 दिन के बाद विल सी के इससे बहुत हालात ख़राब होंगे। इसलिए आई प्रे के फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो और उसके बाद जो भी रिजल्ट हो एवरीबडी शुड एक्सेप्ट इट। सही ज़ैगम खान साहब, अब ज़ाहिर है इदारे पर तहफ़्फ़ुज़ात तो अभी से सवालात उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, और उन्होंने भी ह्यूमन एरर होने की तस्दीक की जो मुर्दा अफराद को फहरिस्त में दर्ज किया। अब इस तरह की अगर सिचुएशन हो और उसी इदारे ने इंतखाबात कराने हो, फिर आपको लगता है कि ये हालात नॉर्मल रह सकेंगे? जो हारने वाली है वो तो कहेंगे कि इदारा ही हमारे साथ, उसने धांधली हो गई, उनके साथ मिल गया, हुकूमत थी, ख़रीद लिया, और अगर जो जीत जाते हैं वो कहेंगे इदारा शफाफ है। तो ये अगर निज़ाम इस तरह से चलता रहेगा तो सवालात तो आपके ख्याल में नहीं उठेंगे? दुआ कोई एक इदारा बता दें जिससे इमरान खान साहब मुतमैन हों, कोई एक इदारा आप बता दें, क्योंकि सादा सी बात है, किसी इदारे को अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। सब इदारों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इस खैर और शर की जंग में इमरान खान का साथ दें। सिक्योरिटी इदारों को, फ़ौज को भी अल्लाह ने यही हुक्म दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी यही हुक्म दिया है, अदलिया को भी यही हुक्म दिया है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस पर इस चीज़ का साया होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कोई एक चीज़ भी अभी तक ऐसे सामने नहीं आई जिसको प्रूफ के साथ सामने ला के PTI कह सके या कोई ये कह सके कि ये प्री पोल रिगिंग हुई है, ये काम गलत हुआ है। 2018 आपको याद नहीं है कि जब लोगों को अपनी टिकटें छोड़ के, लोग जो श्योर उनकी सीटें थी जिस पिछली इलेक्शन में जिस पे वो जीते थे, टिकटें छोड़ के भाग रहे थे। आपके पास फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड सामने आ रहे थे, लोग खड़े होकर कह रहे थे कि हमें कॉल्स आ रही हैं। अभी किसने कहा है? किसी एक आदमी ने कहा है कि मुझे कॉल आई है? कोई PTI का ऐसा मेंबर है जो टिकट छोड़ के भागा हो अभी? तो प्री पोल उस तरह की रिगिंग तो नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल है, और जिस तरह बताया गया, सलमान ने कहा कि सिक्योरिटी जो है वो साथ चलती है मरियम साहिबा के, ये अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन PTI नहीं करती। क्या PTI ने कोड ऑफ कंडक्ट नहीं तोड़े? इमरान खान साहब पे जुर्माने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, इमरान खान ने कहा जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ। इनके वजीर वहां गए जहां वजीरों को जवाब तलबी गई, वहां जाके पैसे बांटते हुए पाए गए वज़रा। आपको GB के और कश्मीर के इलेक्शन याद नहीं है? ये अफसोसनाक बात है। अहम बात है कि हमारे यहाँ रूल्स ऑफ द गेम्स ठीक होने चाहिए, सबको उन रूल्स ऑफ द गेम्स को फॉलो करना चाहिए। अब जो इलेक्शन डे रिगिंग है, बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ी बुरी तरह से फंस जाता है जो करता है। डस्का में सामने है आपके। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन डे रिगिंग हो सकेगी एक ऐसी सूरत में जबकि पूरे मुल्क की नज़रें जो हैं वो इस इलेक्शन पर लगे हुए हैं। लेकिन देखते हैं, हम तो ये मुतालबा कर सकते हैं कि साफ और शफाफ होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। हम आगे जा नहीं सकते अगर सिस्टम ठीक तरह से नहीं चलेगा। लेकिन ये रूल्स ऑफ द गेम उसी तरीके से सेट हो सकते हैं जब पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर तब्दील हो, और जब ये मिल बैठकर इन रूल्स को तय करें और मिलकर उसकी कंप्लायंस को यकीनी बनाएं। ठीक है जी, अभी ब्रेक से हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक, जिसमें मुस्लिम लीग नून यानी हमजा शहबाज के 2 वोट कम हुए, जिसमें लीगी MPA फैसल अकरम न्याजी का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ। इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फैसल अकरम न्याजी साहब। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। मैं पहला सवाल बुनियादी यही रखूँगी, क्या आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी ज्वाइन कर लिया है या अभी आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हैं? मेहरबानी जी, मैं पहली बात तो बता दूं कि आज मेरा रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, वो स्पीकर साहब ने भिजवा दी है इलेक्शन कमीशन को। बाकी जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की, तो वो मैं ऑलरेडी मैं खान साहब से मिल चुका हूँ, मेरी ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है।
तो फैसल अकरम साहब, आप जाहिर है आपके हल्के में इंतखाब होगा, तो आप इंतखाब लड़ेंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको टिकट देगा? देखिए नहीं, मैं मतलब रिजाइन किया और अगर वो खान साहब इस काबिल समझेंगे मुझे कि मैं लड़ने के काबिल हूँ और मेरा हल्का चाहता है कि मैं तहरीक इंसाफ से लड़ूँ, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह। सही नहीं, आपको टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ कि पीटीआई देगी, क्योंकि इससे पहले आपने पीटीआई के लिए काम किया लेकिन आपको पीटीआई से टिकट नहीं मिला, फिर आप पीएमएलएन के टिकट पर आपने इलेक्शन जीता, गालिबन ऐसा ही है। दुआ बीवी, मैं आपको बता दूं कि मैंने ना टिकट की बात की है और ना मैंने टिकट अप्लाई करना है। खान साहब अगर बेहतर समझेंगे टिकट के लिए मुझे और एज अ कैंडिडेट मुझे समझेंगे बेहतर चॉइस हूँ मैं हल्के के लिए, तो मैं हाजिर हूँ, जो भी उनका हुक्म होएगा मैं हाजिर। सही। तो फैसल अकरम न्याजी साहब, आपने रिज़ाइन देने की कोई ख़ास वजह थी आपके सामने? रिज़ाइन देने की देखिए नहीं, मैं कुछ अरसे से मैं पीटीआई के साथ लड़ाई चल रहा था और पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे कुछ फंड्स भी दिए थे और बाकी मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था कि मैं एक तो पीएमएलएन का सीट पे बैठूं और उनको वोट ना दूं। उससे बेहतर था कि मैं रिज़ाइन कर दूं, चाहे ना कि मैं उनको वोट ना दूं। ये मेरे मतलब ज़मीर के अगेंस्ट था ये सारी चीज़। मैं पीएमएलएन की सीट होल्ड करूं और उनको वोट ना दूं, उससे बेहतर है कि मैं रिज़ाइन कर। सही। तो फैसल अकरम साहब, आपने उस्मान बुज़दार साहब की भी कारकर्दगी देखी, अब जाहिर है हुकूमत बदली, हमजा शहबाज हैं, फिर इसके बाद अब 17 जुलाई को बाद फिर सिचुएशन में भी तब्दील हो ना हो, तो आपके ख्याल में किसकी कारकर्दगी पर वोट मिलना चाहिए? आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पंजाब में होल्ड करना चाहिए? देखिए जी, मैं जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है उसमें तो मैं ये कहूँगा कि एक ऊपर खान है और नीचे आवाम है, उसमें कारकर्दगी मतलब हमारे एक्स जो सीएम है उस्मान बुज़दार साहब, उनकी कारकर्दगी तो अब सेपरेट इशू रह गया है, वो तो डिबेटेबल है ही नहीं। यहाँ पे आ रही है बात पाकिस्तान की और पाकिस्तान में मतलब इस किस्म की उस्मान बुज़दार की हम कारकर्दगी को डिस्कस करने लग जाए तो ये एक बड़े हम ऑब्जेक्टिव को छोड़ के छोटे ऑब्जेक्टिव पे हम गुफ्तगू करेंगे तो फायदा नहीं है। चलें, ठीक है जी। फैसल अकरम साहब, फैसल अकरम न्याजी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, हम अपने प्रोग्राम एक्सपर्ट में ये डिस्कस करते हैं, जब उस्मान बुज़दार साहब सीएम थे उनकी कारकर्दगी पर भी बात होती थी। जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनके सामने हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव। आप इसको किस तरह देखते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आपको वोट करना पड़े, आप समझते हैं कि हमजा शहबाज बेहतरीन सीएम साबित हो सकते हैं पंजाब के लिए या फिर परवेज़ इलाही ज़ाहिर नॉमिनेटेड हैं वो साबित हो सकते हैं? देखें, इस वक्त बात यह है कि परवेज़ इलाही जो है वो भी बड़े एक्सपीरियंस हैं। अगर आपको याद हो कि वो पहले 5 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मुशर्रफ के दौर में और एक काफ़ी मंजे हुए सियासी के वो किरदार के मालिक भी हैं, आई डू एग्री। और हमजा शहबाज अभी बने हैं लेकिन उनके पीछे लेगेसी है अपने फादर की, जिसके साथ उनका एक्सपीरियंस भी है। आई फील कि ये राइट होना चाहिए पंजाब के अवाम का कि वो किसको सिलेक्ट करते हैं और इट इज़ वेरी ओपन, इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन। बट आई फील कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान पंजाब के अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम के मैंडेट का रिस्पेक्ट किया जाए। जिसको अवाम वोट डाल रहे हैं, जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको अवाम चाहते हैं वो उसकी पार्टी जीती है, तो आई थिंक दे हैव द राइट टू फॉर्म पंजाब गवर्नमेंट एंड देन डू मच बेटर देन बुज़दार, बिकॉज बुज़दार ने वाकई 4 साल पंजाब में कुछ नहीं किया और इसी वजह से आज पीटीआई को हुकूमत को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है बेग साहब, वक्त खत्म हो गया है। आपका सलमान आबिद साहब, आपका जैगम खान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।